रूथ के काफी इंतजार के बाद उसे आव्या बाहर आती हुई नजर आती है। हालांकि रूथ का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि उसने 1 घंटे तक इंतजार किया था। आव्या शांति से जाकर रूथ के सामने सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। रूथ आव्या को नीचे से ऊपर देखता है और उसके करीब जाने की मकसद से एक कदम बढ़ा लेता है। रूथ झुककर आव्या के गर्दन को सूंघता है। आव्या सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूथ आव्या के कान में सर्द आवाज में कहता है, आर यू इग्नोरिंग मी बेबी गर्ल? आव्या कुछ नहीं कहती। रूथ पीछे होकर आव्या के गाल पर हाथ रखता है। आव्या सिर उठाकर रूथ को देखती है। रूथ का चेहरा इस वक्त सर्द था, जिसे देखकर आव्या धीरे से कहती है, आई कांट, मैं सो रही थी तो मैंने तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। बोलते हुए आव्या रूद्र को एकटक देखती है। रूद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए सीरियस वॉइस में बोलता है, अच्छा, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो? बोलकर रूद्र आव्या के आंखों में बहुत गौर से देखता है। आव्या चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। आव्या के चुप रहने से रूद्र को अब ज्यादा गुस्सा आने लगा था। रूद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, से समथिंग। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रूद्र को देखकर कहती है, क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने के लिए किसी ने छोड़ा ही नहीं। आव्या की मुस्कुराहट एकदम नकली थी। रुद्र को आव्या की हालत जैसे ही समझ आती है वह शांत हो जाता है। रुद्र आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता, फिर उसके आंखों में देखकर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड? आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए बिना भाव के कहती है, तुम हमारे दुश्मन के बेटे क्यों हो रुद्र? क्यों तुम किसी और का खून नहीं हो? जब भी तुम्हारा नाम आता है तो उसमें वो नाम भी जुड़ा होता जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। भले तुम गलत नहीं हो पर फिर भी तुम्हें गलत समझा जाता है क्योंकि तुम उस गलत इंसान के बेटे हो। आई डोंट नो मेरे डैडा या मम्मा तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। डैडा मम्मा अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं भी। बोलते हुए आव्या रुकती है, फिर एकदम से रोते हुए कहती है, पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती रुद्र। आव्या अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए रोने लगती है। आव्या के रोने से रुद्र उसकी नम आंखों को देखते हुए कहता है, हे बेबी गर्ल लिसन टू मी। रुद्र आव्या को संभालते हुए उसके गालों को धीरे से सहलाता है और बहुत ही शांत से कहता है, आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बोलते हुए रुद्र के आंसुओं को पोंछता है और धीरे से उसके माथे पर किस करता है। आव्या रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र आव्या के पीठ पर हाथ रख लेता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगे हुए खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। बोलकर रुद्र आव्या को अलग करके उसके गाल पर किस करता है। आव्या रुद्र को मायूसी से देखती है। रुद्र आव्या के दूसरे गाल पर किस करके कहता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए जाना पड़ रहा है, पर मैं जब भी कॉल करूं तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा। आव्या बोलते हुए रुद्र को देखती रहती है। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र अब जाने के मुड़ता है, तभी आव्या बोलती है, रुको। रुद्र रुककर पीछे मुड़कर आव्या को देखता है। आव्या रुद्र के एकदम करीब होकर एड़ियों के बल खड़ी होती है। रुद्र के दोनों गाल पर बारी बारी से किस करती है, फिर उसके माथे पर किस करके उसे देखकर कहती हैं, 2 दिन तक के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बोलते हुए आव्या मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती है। रुद्र आव्या के होठों को देखकर कहता है, आई थिंक मुझे किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी। पहले तो आव्या कुछ समझ नहीं पाती पर जल्द ही आव्या समझ जाती है कि रुद्र क्या कहना चाहता है। वह अपने होठों को छूती है, फिर रुद्र को देखती है। कुछ सोचते हुए आव्या मुस्कुराती है, फिर फ्लाइंग किस देकर भाग जाती है। रुद्र बस आव्या के बचपने को देखकर वैसा ही खड़ा रह जाता है। आव्या के अंदर जाते ही रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। चंद पलों में उसकी कार वहां से चली जाती है। वहीं आव्या तेज कदमों से रुद्र के बारे में सोचते हुए जा रही। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी पर अचानक ही वह किसी से टकरा जाती है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुवंश था जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी। आव्या के मुंह से एकाएक आवाज निकलती है, अंश। ध्रुवंश आव्या को बिना देखे वहां से जाने लगता है तो आव्या भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, बस उसे जाते हुए देखती रहती है। कमरे में आदित्य लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और काव्या सो रही थी। कुछ देर बाद काव्या की नींद धीरे से खुलती है। आदित्य को अब भी जगा हुआ देखकर काव्या मुंह बना लेती है। काव्या उसी तरह लेटी हुई कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप अपना बेकार सा काम बंद करेंगे? आदित्य लैपटॉप से नजरें हटाकर काव्या को देखता है, फिर बिना कुछ बोले लैपटॉप की ओर देखता है। काव्या चित्ते हुए बेड से उठती है और लैपटॉप लेकर फेंक देती है। आदित्य काव्या को घूर कर देखता है। काव्या आदित्य को इग्नोर कर देती है। काव्या अब आराम से लेट जाती है तो आदित्य अचानक ही उसके ऊपर आ जाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य काव्या के पल्लू को एक झटके से हटाकर कहता है, जो तुम चाहती थी वाइफी। बोलकर आदित्य काव्या के ब्लाउज के हुक खोलने लगता है। काव्या की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं।
ठीक होने के बाद आदित्य और काव्या कभी इतने करीब नहीं हुए थे, जिस वजह से काव्या को थोड़ा डर सा लग रहा था। आदित्य अपने शर्ट को उतारकर फेंक देता है, फिर काव्या के ब्लाउज के साथ ब्रा को भी निकालकर फेंक देता है। काव्या का ऊपरी हिस्सा पूरा नेट हो चुका था। आदित्य लाइट ऑफ करके धीमी सी लाइट जलाता है और फिर काव्या के सीने पर होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। काव्या की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वह चादर को मुट्ठी में कस लेती है। आदित्य काव्या पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। उसके अंदर आज भी उतनी ही हिम्मत थी जितनी पहले हुआ करती थी। कुछ ही पल में आदित्य अपने और काव्या के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। आदित्य काव्या के गाल पर किस करता है। काव्या कुछ सोचते हुए आदित्य के पीठ को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड थोड़ा धीरे। काव्या इतना ही बोलती है कि उसकी चीख निकल जाती है। काव्या की आंखों से आंसू के बूंद लुढ़क जाते हैं। आदित्य रुककर काव्या के चेहरे को देखता है, जो हल्का दर्द को दिखा रहा था। काव्या अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। आदित्य काव्या के बहते आंसुओं को पोंछता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, रोकने की कोशिश मत करना वाइफी, क्योंकि मैं आज खुद को नहीं रोक सकता। बोलते हुए आदित्य काव्या में पूरी तरह से इंटर हो जाता है। काव्या के मुंह से आह निकल जाती है और वह कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। काव्या अपने दर्द को भूलाकर आदित्य में खोने के लिए अपनों आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या को बहुत इंटेंसली प्यार करने लगता है। पहले और अब के आदित्य के प्यार में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं था। आज भी आदित्य के प्यार करने की क्षमता वैसी की वैसी ही थी। दोनों अब एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। जहां आदित्य काव्या को प्यार करने में खोया था, तो वहीं काव्या आदित्य के प्यार को सहने में। जहां आदित्य और काव्या के प्यार को पूरा कमरा सुन रहा था, तो वहीं नीचे शांति सी रात में अव्यान की कार रुकती है। कार रुकते ही अव्यान बाहर आकर प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत ज्यादा शांत थे। प्रज्ञा बस अव्यान के चेहरे को देख रही थी। वहीं अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सीढ़ियों से होते हुए अव्यान प्रज्ञा को कमरे में ले जाता। अव्यान प्रज्ञा को बेड पर आराम से बैठाता है। बैठते ही प्रज्ञा तुरंत कहती है, साजन। प्रज्ञा इससे आगे कुछ बोलती अव्यान वहां से अपने कदम बढ़ाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। प्रज्ञा बस वॉशरूम की ओर देखती रहती है। प्रज्ञा वॉशरूम से नजरें हटाकर अपने बैंडेज हुए हाथ को देखती है, फिर कुछ सोचने लगती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अव्यान बाहर आकर कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, जिसे देखते ही प्रज्ञा जल्दी से उठकर उसकी ओर दौड़ती हुई उसे बुलाती है, साजन साजन साजन। प्रज्ञा उसके पास पहुंचकर उसके बाजू को पकड़ लेती है। अव्यान अपनी बाजू को देखता फिर प्रज्ञा को। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज मुझसे रूठे मत रहिए। आप मुझे मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाए। इतने वक्त के इंतजार के बाद आप मुझे मिले हैं। अव्यान अपने बाजू को छुड़ाकर प्रज्ञा से थोड़ा दूर होता है, फिर बेरुखी से जवाब देता है, इंतजार इंतजार तो मैंने किया था, क्योंकि तुम तो मुझे भूल चुकी थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मेरी याददाश्त चली गई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। प्रज्ञा तुरंत कह देती है, जिस पर अव्यान बुरा सा रिएक्शन देता है। अव्यान के रिएक्शन को देखकर प्रज्ञा के दिल में दर्द सा उठता है। प्रज्ञा अपने दर्दों को संजोकर कहती है, पर याददाश्त जाने के बाद भी मैंने आज तक आपके सिवाय किसी को करीब नहीं आने दिया। जैसे ही प्रज्ञा ने ये कहा, अव्यान तुरंत हार्ड वॉइस में कहता है, कोई आ भी नहीं सकता। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगता है। प्रज्ञा ये देख अपनी कदम पीछे करने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम कभी किसी के करीब अगर नहीं गई, इसकी कोई वजह है तो वो मैं हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। बोलते हुए अव्यान के वॉइस में जुनून था। प्रज्ञा पीछे होती जा रही थी। वहीं अव्यान के दिमाग में एक सीन चल रही थी, जिसमें एक लड़का जो करीब 11 साल का था, वह एक लड़की जो करीब 9 साल की थी उसके पीछे पड़ा था। उससे जबरदस्ती बात करना चाह रहा था, लेकिन लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बस आगे बढ़ रही थी। वह लड़का उसे छूने के अपना हाथ बढ़ाता है, तभी कहीं से एक धारदार डार्ट बुलेट आए उसके हथेली के आर पार हो जाता है। वह लड़का दर्द से चीख उठता है। वह लड़की भी मुड़कर देखती है। वह लड़का अपने हाथ को देखता है, जहां नुकीली उसके हथेली की पार दिख रही थी और पंख जैसा हथेली की ऊपर। वह लड़का झटपटाते हुए रोने लगता है। वह लड़की भी डर से अपने कदम पीछे कर लेती है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। कुछ देर तक वह लड़की उसके हाथ को देखती रहती, फिर एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके लिए ये सब देखकर सहना बहुत मुश्किल था। कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का सर्द नजरों से उस लड़के को तड़पता हुआ देख रहा था। अव्यान के दिमाग में ये सीन आ रही थी, उसके साथ ही वह अपना कदम बढ़ाता जा रहा था। प्रज्ञा कदम पीछे करते करते बेड से टकरा जाती है, तो वहीं रुककर खड़ी हो जाती है। अव्यान अब भी प्रज्ञा की ओर कदम बढ़ाता जा रहा था। प्रज्ञा के करीब आते ही अव्यान रुकता है। प्रज्ञा का दिल अजीब सी बेचैनी में बहुत तेजी से धड़क रहा था। अव्यान अचानक ही प्रज्ञा के कमर को पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा अव्यान के मजबूत सीने से टकरा जाती है। प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखकर हकलाते हुए कहती है, ससा साजन।
आप अव्यान प्रज्ञा के एक गाल पर हाथ रखकर उसके एकदम करीब हो जाता है। अव्यान और प्रज्ञा के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे। प्रज्ञा सिहरते हुए अपनी आंखें बंद लेती हूँ। अव्यान प्रज्ञा के बंद पलकों को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या तुम्हारी परछाई तक को कोई छू नहीं सकता? तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बोलते हुए अव्यान का पागलपन साफ दिख रहा था। प्रज्ञा अपने पलकों को उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान का इतना करीब होना प्रज्ञा के दिल को बहुत ज्यादा धड़का रहा था। प्रज्ञा एकदम से आगे बढ़कर अपने होंठ अव्यान के होठों पर रख देती है। ऐसा करते उसके पूरे शरीर में झंझनाहट सी होती है। प्यासे की तरह प्रज्ञा अव्यान को किस करने लगती है। कुछ देर तक तो अव्यान चुपचाप खड़ा रहता है, पर ज्यादा देर तक वह भी खुद को कंट्रोल न कर सका और बहुत ज्यादा इंटेंस होकर प्रज्ञा को किस करने लगा। प्रज्ञा किस करते हुए बेड पर बैठ जाती है। अव्यान झुककर उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। अव्यान किस करते करते आगे बढ़ता है। प्रज्ञा किस करते हुए ही घसकते हुए पीछे होने लगती। प्रज्ञा पीछे होते होते तकिए में अपने सिर टिकाए लेट जाती है। अव्यान उसके ऊपर बस उसे किस करता ही जा रहा था। प्रज्ञा मदहोशी सी अव्यान के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अव्यान भी अब मदहोश होकर अपने शर्ट को खोलकर फेंक देता है। अव्यान प्रज्ञा की साड़ी को भी उतार कर फेंक देता है। कुछ ही देर बेड के नीचे प्रज्ञा का ब्लाउज गिर जाता है। अव्यान प्रज्ञा के पूरे नेक बदन को बेतहाशा बस चूमे ही जा रहा था और साथ में काट भी रहा था। प्रज्ञा आंखें बंद की हुई अव्यान के प्यार को महसूस करते हुए आहें भर रही थी। आज शायद उसे एक पत्नी होने का सुख मिलने वाला था। अपने प्यार को पूरी तरह से पा लेने का सुख मिलने वाला था। अव्यान के हाथ प्रज्ञा के शरीर के हर एक हिस्से को छू रहे थे। प्रज्ञा उसके छूने से मचल रही थी। अव्यान किस करते करते एकदम से रुक जाता है और प्रज्ञा को देखता है, जो अब तक आंखें बंद की हुई थी। अव्यान प्रज्ञा के शर्म से भरे चेहरे को देखता है, फिर झुककर उसके कान में कुछ कहता है। जैसे ही प्रज्ञा अव्यान की बात सुनती है, वह झट से अपनी आंखें खोलती है। प्रज्ञा तुरंत अव्यान को धक्का देकर अपनी साड़ी और ब्लाउज उठाकर वॉशरूम भाग जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए थैंक यू स्माइल। इस खुशी में कैल भी एक चैप्टर द डिंगी। प्रज्ञा वॉशरूम जाकर अपने पेटीकोट को देखती है जिस पर खून के दाग लगे थे। प्रज्ञा को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि आज उसका पीरियड्स डे है। प्रज्ञा को अव्यान की बात याद आ जाती है। आई थिंक टुडे इज योर पीरियड डे। ये बात सुनते ही प्रज्ञा ने झट से आंखें खोली थी। प्रज्ञा अपने भूल को याद करके एक अजीब सी सिचुएशन में आ गई थी। प्रज्ञा फ्रेश होकर बाहर जाने के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि इस वक्त वह अव्यान को फेस नहीं करना चाहती थी। अव्यान के प्यार को पाने के लिए वह अपने पीरियड्स दिन तक भूल गई। अव्यान उसके बारे में क्या सोचेगा, यही सारी बातें प्रज्ञा के दिमाग में चल रही थी। प्रज्ञा खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। प्रज्ञा सिर उठाकर एक नजर अव्यान को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है। प्रज्ञा को सच में इस वक्त बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रही थी। अव्यान इस वक्त सटलेस ही बैठा फोन चला रहा था। प्रज्ञा ने इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी। प्रज्ञा जाकर बेड पर बैठ जाती है। प्रज्ञा पहले कुछ देर तक चुपचाप रहती है, फिर कुछ सोचते हुए लेट जाती है। प्रज्ञा के लेटते ही अव्यान अपना फोन साइड में रखता है। वह भी बेड पर लेटकर प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा इस वक्त अव्यान को पीठ किए हुए लेटी थी। अव्यान कुछ पल तो उसके पेट को देखता रहता, फिर उसके करीब जाकर प्रज्ञा के नाइटी को ऊपर करता है। प्रज्ञा का पूरा शरीर सिहर उठता है। अव्यान नाइटी के अंदर हाथ डालकर प्रज्ञा के खुले पेट पर रखकर धीरे धीरे सहलाने लगता है। प्रज्ञा को इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लग रही थी। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर धीरे से किस करके कहता है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये सुनकर प्रज्ञा आंखें खोलकर मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों? अव्यान नाइटी के अंदर से हाथ निकालता है और प्रज्ञा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। अव्यान के ऐसा करते ही प्रज्ञा पूरी तरह से सज जाती है। अव्यान खामोशी सा प्रज्ञा के गर्दन पर अपना चेहरा छुपाए आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अपने सवाल में ही रह जाती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा को अव्यान के भारी सांस का एहसास होता है, जिससे वह समझ जाती है कि अव्यान सो चुका है। प्रज्ञा अव्यान के बालों पर हाथ फेरते हुए खुद भी सो जाती है। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हर वक्त जो डाइनिंग टेबल ध्रुवंश और आव्या के बातों से अशांति रहता था, आज वह बहुत ज्यादा शांत था। सभी ने ये नोटिस कर लिया कि ध्रुवंश और आव्या एक दूसरे से बात क्या देख भी नहीं रहे थे। श्रेष्ठा दोनों को चुपचाप देखकर कहती है, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है न? क्या हुआ, एक दूसरे से अनजानों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? श्रेष्ठा बोलती है, पर दोनों में से कोई जवाब नहीं देता, जिससे काव्या दोनों को देखकर कहती है, परियंश क्या हुआ है आप दोनों को? सब कुछ ठीक है ना? झगड़ा तो नहीं हो गया ना आप दोनों के बीच?
काव्या जैसे ही ये सवाल करती है, ध्रुवंश अपनी जगह से उठकर कहता है, डैड मेरा हो गया, मैं बाहर खड़ा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश वहां से चला जाता है। श्रेष्ठा उसे बुलाती है, पर ध्रुवंश बिना कुछ सुने चला जाता है। अब सबकी नजर आव्या पर चली जाती है। आव्या सबकी नजर खुद पर महसूस कर जल्दी से उठती है और कहती है, वो हॉस्पिटल से अर्जेंटली कॉल आया था, मुझे जाना पड़ेगा। बोलते ही आव्या अपने कमरे की ओर चली जाती है। इस बार काव्या आव्या को बुलाती है, पर आव्या नहीं रुकती। काव्या दोनों के रिएक्शन को देखकर कहती है, पता नहीं क्या हुआ है दोनों के बीच। अव्यान एक नजर आव्या के कमरे की ओर देखता है और उठकर उस ओर चला जाता है। काव्या और श्रेष्ठा अव्यान को देखती है, पर इस बार दोनों कुछ नहीं बोलती। कमरे में आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देखकर बैंक में रख रही थी। अव्यान कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर आव्या मुड़कर देखती है। अव्यान को देखते ही आव्या तुरंत कहती है, भाई आप। अव्यान आगे बढ़कर आव्या के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ। आव्या तुरंत नकारते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ भाई। झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने रैबिट। भूलो मत कि हम दोनों कोक से ही एक साथ थे। तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम्हारी दिल की बात से लेकर मन की बात तक जानता हूँ। बोलते हुए अव्यान कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, अब बताओ क्या हुआ। आव्या अव्यान की बात सुनते ही उसके गले लग जाती है। अव्यान आव्या के पीठ पर हाथ रख लेता है। आव्या अव्यान को वो सब कुछ बताती है। अव्यान आव्या की बातों को चुपचाप बहुत गौर से सुन रहा था। हालांकि आव्या ये नहीं बताती कि रूथ ने उस रात कार के अंदर क्या किया था। कोई भी अपने प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में अपने भाई को बता तो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकती कि उसने उसे किस किया या फिर कुछ और। आव्या भी इसी तरह से सब कुछ बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि रूथ ने पूरी रात उसे किस किया था। सब कुछ बताने के बाद आव्या सामने देखते हुए कहती है, मुझे लगता था कि आपसे ज्यादा मुझे अंश समझता है, लेकिन उसने ही मुझे इतना गलत समझा। इसलिए कहते हैं, पराया हमेशा पराया ही होता है, चाहे जितना भी करीब क्यों न हो। आव्या की बात अव्यान जैसे ही सुनता है, वह सर्द आवाज में कहता है, जस्ट शट अप रैबिट। आइंदा से ध्रुवंश को पराया मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ही इज आवर ब्रदर। आव्या को अव्यान की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है, जिससे वह चुप रह जाती है। अव्यान आव्या को अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, गलती सिर्फ ध्रुवंश की नहीं है, तुम्हारी भी है। उसे तुम्हारी चिंता है, इसलिए उसने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकी। आई नो कि तुम्हारे अंदर रुद्र के लिए फीलिंग आ चुकी है, जिससे तुम उसे माफ करने के लिए तैयार हो, बट ध्रुवंश के अंदर तो उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है ना, तो वो कभी उसे माफ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या तुरंत कहती है, हाँ भाई, मुझे पता है कि रुद्र ने मेरे साथ जो किया उससे ध्रुवंश रुद्र से नफरत करता है, और वो कभी उसे माफ नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं भी अंश की जगह होती तो मैं भी रुद्र को माफ नहीं करती। बट अंश ने मुझे बच्चलन समझा, ऐसी लड़की समझा जो अपना जिस्म ऐसे ही किसी को सौंप दे। इतना समझता था वो मुझे, फिर उसके दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। क्या उसे मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। बोलते हुए आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। अव्यान आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुम गलत समझ रही हो रैबिट। ध्रुवंश तुम पर भरोसा करता है, पूरी तरह से उसे तुम पर विश्वास है। कोई भी अगर तुम दोनों को उस कंडीशन में देखता तो गलत ही समझता। ध्रुवंश ने तुम्हें गलत समझा क्योंकि उसे रुद्र पर विश्वास नहीं है। अव्यान की बात सुनकर आव्या गहराई से सोचने लगती है। अव्यान आव्या के सोचते हुए चेहरे को देखकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, दिल्ली से वापस आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आव्या हैरानी से अव्यान को देखकर कहती है, आप दिल्ली जा रहे हैं। अव्यान आव्या के बाल को सही करते हुए कहता है, पापा, डैड, ध्रुवंश और मैं हम सब दिल्ली जा रहे हैं। आव्या को याद आता है कि रूथ ने उससे यही कहा था कि वह दिल्ली जा रहा है। आव्या बहुत देर तक कुछ सोचती है, फिर पूछती है, लेकिन क्यों भाई। अव्यान तुरंत ही जवाब देता है, किसी तलाश में। बोलते ही अव्यान आव्या से दूर होने लगता है। देखते ही देखते अव्यान दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलता है। अव्यान अब वहां से चला जाता है। आव्या सोच में ही पड़ जाती है। अब तक सबका नाश्ता हो चुका था और सब सोफे पर बैठे थे। आदित्य और काव्या बाहर थे। काव्या थोड़ी नाराजगी से आदित्य को देख रही थी, क्योंकि आदित्य उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था। आदित्य फोन पर कुछ टाइप करके सेंड करता है, फिर काव्या के नाराज चेहरे को देखकर कहता है, बच्चों जैसी जिद करना छोड़ दो, वाइफी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। काव्या ये सुनकर नाराजगी से कहती है, ठीक है, आप जाए जहां जाना है, मुझसे बात मत कीजिए। बोलते हुए काव्या घर के अंदर चली जाती है। अव्यान काव्या को देखकर आदित्य के पास आकर कहता है, एनी प्रॉब्लम पापा। आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, वाइफी की नाराजगी मैं आकर मैनेज कर लूंगा। बोलते ही आदित्य कार की ओर बढ़ता है।
अव्यान आदित्य को देखता है, फिर काव्या के बारे में सोचकर सिर हिला देता है। अव्यान कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर देखता है। प्रज्ञा दरवाजे पर खड़ी अव्यान को ही देख रही थी। प्रज्ञा अव्यान के देखते ही उसे बाय करती है। अव्यान बस अपनी पलकें झपका देता है। अव्यान कार की ओर बढ़कर अंदर बैठ जाता है। ध्रुवंश बगीचे की ओर देखते हुए चिल्लाता है, डैड आए, हमें देर हो रही है। ध्रुवंश को पेड़ के पीछे से एक हाथ दिखता है जिसमें 2 उंगलियां दिख रही थी। ये देखकर ध्रुवंश कहता है, ठीक है जल्दी कीजिए। पेड़ के पीछे ध्रुव श्रेष्ठा को होठों को अग्रेसिवली किस कर रहा था। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के कॉलर को पकड़े हुए थे और ध्रुव पेड़ पर हाथ रखे सहारा लेते हुए श्रेष्ठा को किस कर रहा था। 2 मिनट बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर हाँफने लगता है। श्रेष्ठा भी लंबी सांसें लेने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के लाल हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके कहता है, लव यू बेबी। श्रेष्ठा तो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आधे घंटे तक ध्रुव ने उसके होठों को बिना छोड़े किस किया था, जिससे उसकी सांसें फूल गई थी। ध्रुवंश की फिर से आवाज आती है, चलो यार डैड, और कितना देर सब कुछ कर रहे हो क्या खुलेआम। ध्रुव श्रेष्ठा को बाय बोलता है और कार की ओर बढ़ जाता है। ध्रुव की हुलिया को देखकर ध्रुवंश कहता है, हुलिया तो ठीक कर लीजिए डैड। बोलते हुए ध्रुवंश ध्रुव का कॉलर सही करता है। दोनों अब कार में बैठ जाते हैं। आदित्य और अव्यान की कार अब आगे निकल जाती है, फिर ध्रुव और ध्रुवंश की कार। श्रेष्ठा अपने सांसों को नॉर्मल करते हुए पेड़ से सटी हुई कहती है, ये इंसान हवसी का हवसी ही रहेगा। वही अंदर प्रज्ञा मायूसी सी सोफे पर बैठ जाती है। काव्या भी दुखी से अपने गाल पर हाथ रखे बैठी हुई थी। आव्या भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सौरभ पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। घर में चारों ओर एक अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। आव्या हॉस्पिटल पहुंचती है। आव्या हॉस्पिटल के अंदर जाती उससे पहले कोई उसे बुलाता है, मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में अर्धव दिखता है। उसके आंखों में गॉगल्स था और वह मुस्कुराते हुए आव्या की ओर ही बढ़ रहा था। आव्या बस उसे देखती रहती है। अर्धव आव्या के पास पहुंचकर कहता है, हाय कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आव्या भौहें चढ़ाकर कहती है, रोज मुलाकात की वजह क्या है। अर्धव हल्का हंसते हुए कहता है, जी कोई वजह नहीं है, बस बात ये कि आप एक डॉक्टर हैं और मैं एक एसीपी, दोस्ती हो जाएंगी तो कभी भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आव्या अर्धव की बात सुनकर एकदम से कहती है, ओह तो आप हमें दोस्ती के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अर्धव मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आव्या थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर, बट मैं इस वक्त व्यस्त हूँ। आपकी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो एक्सक्यूज मी। बोलते ही आव्या मुड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अर्धव उसे कुछ पल देखता है, फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, पॉकेट नॉवल ने बहुत गंदा वाला कॉइन सिस्टम लगा रखा है यार, जिससे रीडर्स के साथ राइटर्स को भी बहुत झेलना पड़ रहा है। इट्स ओके, अब मिलते हैं रेगुलरली चैप्टर के साथ द 27th of जुलाई को।